नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है मीडिया का। मीडिया के बारे में बहुत सारे प्रश्न इस समय उठ रहे हैं। एडिटर गिल्ड ने सरकार को लिखा है कि गाजियाबाद के प्रकरण में जो पत्रकारों को द वायर, स्क्रॉल, ये कुछ ऐसे ऐसे न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो देश में ऐसी घटनाओं को या घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर देना, निगेटिव करना और उसमें हर एक बात में एक मुस्लिम तुष्टीकरण का एंगल ढूंढना लगातार करती रहती हैं। उस विषय पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि भाई पत्रकारों के खिलाफ ट्विटर के साथ साथ पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए हैं वो मुकदमे विड्रॉ किए जाएं। अब पता नहीं उनको केवल पत्रकारों की चिंता है या फिर एडिटर गिल्ड को ट्विटर की भी चिंता है। और फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो ट्विटर चिल्ला रहा है, क्या वही एडिटर गिल्ड की भी चिंता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ट्विटर की भी है? दूसरा, आयशा सुल्ताना, कई दिनों से हम सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चे में है। कारण है कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर पटेल ने एक आदेश पास किया और ये कहा कि लक्षद्वीप में जो एक आइलैंड है, आइलैंड में बीफ बैन कर दिया गया है, अल्कोहल बैन कर दिया गया है, वहाँ उसके डेवलपमेंट का एक प्लान बनाया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लागू कर दिया गया है और लक्षद्वीप में सिक्योरिटी की दृष्टि से अलग से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि सिक्योरिटी राज्य सरकार ने यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ने वापस ले ली थी। उनका कहना था कि कोस्ट गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं और कोस्ट गार्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर गार्ड करते हैं, इसलिए कोस्ट गार्ड के रहते हुए इसके सिक्योरिटी को हम वापस लेते हैं। लेकिन ऐसे कई एक कानून लक्षद्वीप में पास हुए और वो कानून लक्षद्वीप को इंटरनेशनल प्लेस बनाने के उद्देश्य से है कि लक्षद्वीप इंटरनेशनली एक टूरिस्ट प्लेस बने। भारत में बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं। अगर मालदीव जो लक्षद्वीप के प्रकार का ही है और वहाँ से ही कुछ दूरी पर है, मालदीव अगर सिर्फ टूरिज्म के आधार पर चल सकता है तो लक्षद्वीप पर टूरिज्म क्यों नहीं आ सकता है? भारत की बहुत सारी टूरिस्ट एजेंसियां उस पर काम कर सकती हैं। भारत की टूरिस्ट जो एजेंडा है वो बहुत सारा फॉरेन करेंसी ला सकती है, लोगों को आकर्षित कर सकती है। दूसरी बात कि लक्षद्वीप में वास करना अति आवश्यक है। लक्षद्वीप चूंकि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोगों से 99% भर चुका है। अगर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि 100% एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं और वो किसी भी हालत में जो राष्ट्रीय एजेंडा चलता है, राष्ट्र के पक्ष का एजेंडा चलता है, उस एजेंडे को का विरोध करते हैं। वो CAA पर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो NRC पर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि CAA और NRC का मुद्दा उनका था ही नहीं। CAA जो पहले से हम सबको मालूम है, परसिक्यूटेड हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख और बौद्ध, जैन जो परसिक्यूटेड पाकिस्तान में रहे हैं या बांग्लादेश में रहे हैं या फिर अफ़गानिस्तान में रहे हैं, उनको नागरिकता देने की प्रश्न उसमें था कि हम भारत में नागरिकता देंगे। देश में पूरे बवाल चल रहा था। लक्षद्वीप चूंकि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले लोगों का है, लोग रहते हैं वहाँ पर, इसलिए लक्षद्वीप ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि लक्षद्वीप के लोग राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से को नहीं जानते या राष्ट्र के विषय में नहीं जानते या राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बेचारे बाहर पड़े हुए हैं समुद्र के बीचों बीच। कुछ एक 40-43 आइलैंड हैं जिसमें 16 पर वास है, 5 पर टूरिज्म डेवलपमेंट है। ऐसे करके तो उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केरला जहाँ से हम चलेंगे लक्षद्वीप के लिए, वहाँ से लगभग 350 किलोमीटर समुद्र में चलना पड़ता है तब हम लक्षद्वीप पहुँचते हैं। इसलिए उनको मेन लैंड पे क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, यह आवश्यक है कि वो अरब सागर में लक्षद्वीप है, इसलिए ये संभव है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पर, जैसे पाकिस्तान मालदीव में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और लेकिन मालदीव उसको धता बताता रहता है, वो अलग बात है। पाकिस्तान कोशिश ज़रूर करता रहता है, इसलिए अरब सागर में होने की वजह से पाकिस्तान के कुछ प्रयास वहाँ पर फलीभूत हो सकते हैं, जिसको संभालना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और भारत सरकार केवल लक्षद्वीप ही क्यों,
वो तो निकोबार में भी काम कर रही है, वो अंडमान में भी काम कर रही है और 10 डिग्री सी पर भी काम कर रही है। और ये अगर सिंगापुर की इकोनॉमी केवल टूरिज़्म की वजह से बढ़ सकती है, मालदीव की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज़्म से चल सकती है, तो फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड समूह जो है वो, या लक्षद्वीप का जो समूह है वो क्यों नहीं डेवलप हो सकते हैं, वो भारत में योगदान क्यों नहीं कर सकते। भारत संसार में एक ऐसा कंट्री माना जाता है जिसमें हर प्रकार की जलवायु और जितने प्रकार के टूरिज्म हो सकते हैं संसार में, वो सारे टूरिज्म भारत में पाए जाते हैं। अगर हम लाइन सफारी की बात करें तो वो भारत में पाया जाता है, अगर हम घने जंगलों की बात करें तो भारत में पाया जाता है, अगर हम दलदली भूमि की बात करें तो भारत में पाया जाता है, अगर हम मरुस्थल की बात करें तो भारत में पाई जाती है। संसार का सबसे पुराना पहाड़ या हम कहें कि पर्वत श्रृंखला अरावली भारत में पाई जाती है, और संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय भारत के केंद्र बिंदु में है। संसार में सबसे ज़्यादा बारिश भारत के चेरापूंजी मुंशीनाम में होती है, और भारत में डेजर्ट अच्छा खासा है, भारत में प्लेट्यू अच्छा खासा है, कोस्टल एरियाज अच्छे खासे हैं। जो टूरिज्म समुद्र के बीच का हो सकता है वो लक्षद्वीप, अगर आप सर्च करिए आपको पता लग जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर ने जो बुक पब्लिश की है लक्षद्वीप टूरिज्म को लेकर, आपको लग जाएगा कि क्या थाईलैंड बोलेगा और क्या मालदीव बोलेगा, क्या मॉरिशस की के बीच हैं, वो उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर है, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत, तो मुझे लगता है कि वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बर्फ़ की, तो स्विट्ज़रलैंड से बहुत खूबसूरत लद्दाख है, हिमाचल है, या उत्तराखंड है, कश्मीर का भी हिस्सा खूबसूरत है। तो स्विट्ज़रलैंड भूलकर लोग यहाँ प्रवास कर सकते हैं। भारत में सर्दी के स्थान, भारत में गर्मी के स्थान, भारत में लू के स्थान, यानी कि मैं कहूँ कि अगर ऐसा कहा जाता है जो भारत में जलवायु नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। अगर संसार में कहीं भी जलवायु है तो वो भारत में होगी ही होगी। संसार में कहीं उग सकता है तो वो भारत में भी उगता ही है, क्योंकि सब प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। तो भारत में अगर इतना सब कुछ डाइवर्सिटी है, सब कुछ पाया जाता है, तो भारत सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती, भारत सरकार उस पर प्लान क्यों नहीं बनाती और इन सभी विषयों को एक्सप्लोर क्यों नहीं करती। जैसे स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन ने अपने आप को एक्सप्लोर कर रखा है टूरिज्म के लिए, बर्फ़ टूरिज्म के लिए, तो क्या लद्दाख को बर्फ़ टूरिज्म के लिए डेवलप नहीं किया जा सकता? क्या हिमाचल को नहीं किया जा सकता? क्या अरुणाचल को नहीं किया जा सकता? या फिर मैं कहूँ उत्तराखंड को नहीं किया जा सकता है? इन सभी स्थानों को बर्फ़ टूरिज्म के रूप में इकट्ठा किया जा सकता, डेवलप किया जा सकता है। समुद्र टूरिज्म के लिए हमारे पास तो बड़ी भारी श्रृंखला है। आप सोच कर देखिए कि हमारे पास लगभग 200 या उससे अधिक आइलैंड्स हैं, जिसमें से 50 आइलैंड ऐसे हैं जिन पर वास किया जा सकता है, जिसमें टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। तो फिर ऐसे आइलैंड्स को डेवलप करना किसका काम है? भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप करें। लेकिन एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ने अगर आइलैंड में अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया है, 99% वो बैठ चुकी है, वो रिलीजियस ग्रुप, तो उनका मानना ये रहेगा कि भारत सरकार का इसमें इंटरवेंशन है, इसलिए बहुत कुछ वहाँ शुरू हुआ। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर ने जो ऑर्डर किए, वो ऑर्डर तो उसको करने ही थे, कभी ना कभी तो डेवलपमेंट शुरू होना ही था। लेकिन आयशा सुल्ताना ने एक टीवी डिबेट में बायो वेपन शब्द इस्तेमाल कर दिया। बायो वेपन जो हम कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो वुहान वायरस है, चाइना बायो वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत के लोग, भारत के अंदर के लोग अगर ये कहेंगे कि भारत सरकार या लक्षद्वीप सरकार बायो वेपन है, बायो वेपन का इस्तेमाल करती है या कर रही है, या उससे मिलते जुलते शब्द, तो ये देश को मिसगाइड करने की बात है। और इन स्टेटमेंटों को लेकर विदेशी मीडिया किस प्रकार से हमारे ऊपर चढ़ाई करेगी। हम अभी वुहान पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, अगर आप बायो वेपन भारत में इस्तेमाल करेंगे शब्द, तो ये संभव है कि उसका एक बहुत नकारात्मक मैसेज संसार में जाए। इसलिए लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर ने सेडिशन के चार्जेस लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। हालांकि अग्रिम जमानत लेना उनका अधिकार है, वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत तो अभी नहीं दी, लेकिन हाईकोर्ट ने अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया और उनको आदेश दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें।
हालांकि उन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपने स्टेटमेंट को बदला है। उन्होंने कहा है मेरा जो स्टेटमेंट है वो मिस्टर पटेल के खिलाफ है, केवल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ है, ना ही लक्षद्वीप सरकार को मैंने टारगेट किया है और ना ही मैंने भारत सरकार को टारगेट किया है, ना ही मैं किसी सरकारी अमले को या देश को टारगेट कर रही हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ उस व्यक्ति का है जो वहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये तो सब जांच के विषय हैं, जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। तो आयशा सुल्ताना को लेकर देश भर में एक स्थिति पैदा हुई और आयशा सुल्ताना तो रातों रात सुल्ताना बन गई और पूरा देश आज आयशा सुल्ताना को जानता है, जो कल तक किसी को नहीं जानता था। इसलिए हमारे देश में तो इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना और इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल बातें करके लाइमलाइट में आना, ये हमारे देश का एक चरित्र बन चुका है आज की तारीख में। और ख़ास तौर से निगेटिव बातें करके कन्हैया कुमार अगर फेमस होना चाहता है तो उसको वो सपोर्ट करना पड़ता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह को, और खूब करता है तो फिर वो फेमस हो जाता है। ऐसे ही इंटॉलरेंस गैंग हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ अवार्ड वापसी गैंग है, हमारे यहाँ कुछ जजेस की टोलियाँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स की टोलियाँ हैं जो चिट्ठियाँ लिखने में माहिर हैं। हम बात करेंगे उसी प्रकार की कुछ और चिट्ठियों की जो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लिखी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि गाज़ियाबाद की जो घटना हुई, एक मुस्लिम व्यक्ति को जिसने लॉकेट गलत तरीके से तिलिस्मी लॉकेट बेचे। हालांकि मुझे लगता है कि गाज़ियाबाद पुलिस को उस व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दाखिल करना चाहिए, क्योंकि मैजिकल रेमेडीज़ एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ मैजिकल रेमेडीज़ एक्ट हमारे यहाँ है और प्रोहिबिशन ऑफ मैजिकल रेमेडीज़ एक्ट के तहत कोई भी ऐसा मैजिकल बात मार्केट नहीं की जा सकती, एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता और उसके आधार पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता जो ये बताता हो कि इससे मैजिकल फ़र्क आ जाएगा। चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो मैजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट की बात हो, कोई तिलिस्म की बात हो, या फिर वो किसी लॉकेट वगैरह की बात हो, इसकी मार्केटिंग मैजिकल परिवर्तन के लिए नहीं की जा सकती। हाँ, आप ये कहें कि ईश्वर जो है वो आपके साथ है, कुछ इस प्रकार की मार्केटिंग की जा सकती है, लेकिन मैजिकल रेमेडी नहीं दी जा सकती। अब वो व्यक्ति ताबीज़ बेचता है और कुछ मैजिकल रेमेडीज़ बताता है, इसलिए उस व्यक्ति को 5 लोगों ने अगर घेरा तो उसमें 3 या 4 मुसलमान थे और 1 हिंदू था या 2 हिंदू थे। अब अगर ऐसी घटना है तो इसमें एक कम्युनल एंगल कहाँ से आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के पत्रकारों ने इसको कॉमनल एंगल देने का प्रयास किया। और अभी तक क्या होता था कि जब भी पत्रकार कॉमनल एंगल देते थे तो भारत सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो डिफेंडिव हो जाती थी। योगी सरकार तो योगी सरकार है, उन्होंने डिफेंडिव होने के बजाय ट्विटर, जिस पर ये कैंपेन चलाया गया था और हज़ारों लोगों को एक वीडियो मैनिपुलेट करके दिखाई गई थी, उस ट्विटर हैंडल के खिलाफ मुकदमा किया, एफआईआर दर्ज की। और दूसरा, उन 7 पत्रकार जिसमें द वायर, द स्क्रॉल जैसे पत्रकार शायद शामिल हैं, द वायर तो है, उसका तो पता है क्योंकि नाम आया है। तो ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो हमारे देश में सिर्फ निगेटिविटी फैलाते हैं, जो हमारे देश में सिर्फ उनको ऐसी न्यूज़ चाहिए जिसमें कॉमनल एंगल दिखे, कॉमनल एंगल को समाप्त करने के उद्देश्य से नहीं, कॉमनल एंगल को समाप्त करना है तो उनको कहना चाहिए भारत में जो मुसलमान या क्रिश्चियन रहते हैं वो सब हिंदू पूर्वजों की संतान हैं, इसलिए हमारा ब्लड एक है। लेकिन हम भाई भाई ही हैं, सौतेले भाई हो गए तो क्या हुआ, लेकिन हम भाई भाई हैं। तुम्हारे माता पिता अरब में नहीं पैदा हुए, तुम्हारे माता पिता यहीं कभी हिंदू रहे होंगे, आज से 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले जब भी रहे होंगे तो तुम्हारे माता पिता हिंदू ही थे, इसलिए तुम एक ही वंश की संतानें हो। तुमको सोचना चाहिए कि तुम विदेशी रिलीजन को, फॉरेन रिलीजन को या इम्पोर्टेड रिलीजन को अडॉप्ट करने के बाद कैसे भटके हो। इसलिए तुमको राष्ट्र के साथ, सनातन के साथ खड़े होना चाहिए, राष्ट्र की अपनी फिलॉसफी के साथ खड़े होना चाहिए। ये समझाने के बजाय कम्युनल एंगल देखकर ड्रामा करना शुरू कर देते हैं और देश में एक कम्युनिटी विशेष को भड़काना शुरू कर देते हैं। इन पत्रकारों ने भी वही किया। लेकिन इन पत्रकारों ने किया तो क्या पत्रकारों को कोई विशेष अधिकार है? जो एडिटर गिल्ड ने चिट्ठी लिखी है, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि चिट्ठी तो हमारे यहाँ फैशन बन गया है और वो चिट्ठियाँ, जो चिट्ठी लिखी जाती है फिर वो दूसरे दिन मीडिया में सही से चलती है और ऐसी चिट्ठीबाजी होती रहती है। तो क्या पत्रकारों को कुछ इम्यूनिटी प्राप्त है? क्या पत्रकारों को विशेषाधिकार प्राप्त है?
मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 19(1)(a जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, उसमें इंडियन एक्सप्रेस का केस आया, द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़्यादा केसेस आए। इंडियन एक्सप्रेस के केस में या एक प्रेम शंकर का केस आया था, इन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये चर्चा हुई और उन्होंने कहा साहब हम मीडिया हैं और हम चौथा स्तंभ हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मीडिया हैं लेकिन आपके पास उतने ही अधिकार हैं जितने भारत में एक नागरिक को हैं। नागरिक से ज़्यादा आपको कोई अधिकार नहीं। अगर मैं सपोज क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई मीडिया सेंटर नहीं चलाता, अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है और वो अगर देश के विरुद्ध है, वो आर्टिकल 19(1)(a) से प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उतना ही प्रोटेक्शन जितना मुझे है, उतना ही प्रोटेक्शन किसी मीडिया हाउस को या मीडिया वाले को है जिसने वो न्यूज़ दी है। इससे ज़्यादा उनको अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमारे यहाँ मीडिया को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए आप कहें कि हम कुछ भी कह सकते हैं, नहीं, आपको भी आर्टिकल 19(2) कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कहा है पब्लिक मॉरलिटी भंग नहीं होनी चाहिए, देश की सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस वायलेंस जिसमें नहीं होना चाहिए, ऐसे वो सब बातें उसमें कही गई हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इतनी नहीं है कि देश में आपकी वजह से अस्थिरता फैल जाए, मॉरलिटी भंग हो जाए, देश की सिक्योरिटी थ्रेट आ जाए, भारत सरकार को थ्रेट आ जाए, या देश में कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाए। इतनी छूट आपको नहीं। आप रिपोर्टिंग, अब न्यूज़ और व्यूज़ जिसे मैं बोलता हूं, तो मैं अपने व्यू देता हूं बीइंग उस विषय में घुसने की वजह से। चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूं, तो पॉलिटिकल साइंस, लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे एनालिसिस करनी चाहिए। दीज आर नॉट द न्यूज़। बहुत सारे लोग हमको लिखते भी हैं, सर ये न्यूज़ बना दीजिए, वो वीडियो बना दीजिए। मैं लगातार उनको कहता हूँ वी आर गिविंग द लेक्चर्स, मेरे अपने एनालिसिस हैं। उस एनालिसिस, एक टीचर होने के नाते, एक लॉयर होने के नाते, एक सम्भ्रांत व्यक्ति होने के नाते मेरी एनालिसिस है। मैं डेटा के आधार पर एनालिसिस करता हूँ कि भाई ये संभव है, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ और मैं न्यूज़ भी नहीं दे रहा। लेकिन पत्रकारों को सिर्फ इतना अलाउड है, अगर कोई न्यूज़ चैनल चला रहा है या न्यूज़ एजेंसी है, तो न्यूज़ एजेंसी को अलाउड है कि वो सिर्फ न्यूज़ दे, अपने व्यूज़ उसमें मिक्स ना करे। जो समाज से उठाया, जो 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 उसने सोर्स से उठाया, वो सोर्स को वेरीफाई करते हुए वो समाज को दे। अब सोर्स वेरीफाइड करने का मतलब है, ये जो वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो वायरल पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, इसका जो सोर्स है कि वो कहाँ से आया, वाकई में वो सही है नहीं है, उसमें कोई प्रेशर डाला जा रहा है नहीं डाला जा रहा है, वहाँ जाकर घटना की इन्वेस्टिगेशन करते, वहाँ घटना के बारे में जानकारी लेते और उसके बाद न्यूज़ दे सकते हैं। अब मीडिया में कहीं से कुछ आ गया, उसके आधार पर आपने कुछ बोलना शुरू कर दिया। आप पत्रकार हैं, आपको ओरिजिनल सोर्स देखना चाहिए। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं आपके लोगों की जो न्यूज़ आती हैं उनकी एनालिसिस करता हूँ कि क्या सही हो सकता है, क्या भारतीय कैरेक्टर के अनुसार सही है, क्या भारतीय विधियों के अनुसार सही है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 19(1)(a) को कोई विशेषाधिकार नहीं है। इसलिए एडिटर गिल्ट अगर चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी लिखने के बजाय जो एफआईआर हुई हैं, एफआईआर क्वेश्चन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता, एफआईआर क्वेश्चन को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाता, एफआईआर क्वेश्चन को लेकर उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता, एफआईआर जिस बात पर हुई है उसके एविडेंसेस कलेक्ट करके पुलिस का सहयोग करता, मैजिस्ट्रेट जिस समय कॉग्निजेंस ले उस समय मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाता। ये सब कुछ वो कर सकता था, लेकिन उनको ये करना नहीं है क्योंकि आरोपों में दम नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो चिट्ठियाँ लिखते हैं। तो एडिटर गिल्ड ने जो चिट्ठी लिखी है, ये जो भी न्यूज़ एजेंसियाँ, न्यूज़ की जो ग्रुप्स हैं या उनकी एसोसिएशंस हैं, वो चिट्ठियाँ लिखती हैं। उनका अधिकार है, मुझे लगता है कि वो चिट्ठियाँ लिखें, लेकिन उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में लिखना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसी बात के लिए बैठा हुआ है कि पत्रकारों को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जब वो लिखते, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अपना एक अधिवेशन बुलाता और उसमें वो एक प्रस्ताव पास करता। उस प्रस्ताव पास करने के बाद वो सरकार से नेगोशिएट करता। साथ में चूंकि जज, सुप्रीम कोर्ट का जज ही उसका चेयरमैन होता है,
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज उसका चेयरमैन रहता है, तो फिर एक्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के को अपने विवेक का इस्तेमाल करने लगे। तो आपका आपका जो काम है वो उनको इन्फॉर्म करना है। आपका काम वो नहीं है कि आप सीधा जाकर सरकार को लिखने लगें। अगर सरकार को आपने लिखा भी था, सद्भावनापूर्वक लिखते, तो आपको वो चिट्ठियां वायरल नहीं करनी चाहिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग करना पत्रकारों का काम है, मीडिया का काम है। मीडिया न्यूज़ दे, व्यूज़ अपने ना दे। व्यूज़ देने के लिए हम जैसे लोगों को बुला ले, भाई हमारी रोजी रोजगार भी कुछ कुछ अच्छा चल सकता है, हमारी ओपिनियन भी समाज में जा सकती है, तो हमसे पूछें, हम उनके जवाब देंगे। लीगल जानकारियां होने के नाते वैसे देंगे, पॉलिटिकल जानकारियां होने के नाते उसके इलस्ट्रेशन सहित देंगे। लेकिन आप पत्रकार हैं, आपको सिर्फ न्यूज़ देने का अधिकार है। और जब आपने गलत तरीके से न्यूज़ दी है तो उसका जो 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 रिपरकेशन है, जो केस फाइल हुआ है कि आपने नॉन वेरीफाइड तरीके से उसको स्प्रेड आउट किया है, तो फिर उसके लिए भी आपको जवाबदेही ही बनती ही है और आपको प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ेगा। आपको सरकार से बात करने के बजाय पुलिस से बात करनी पड़ेगी, पुलिस से बात करने के बजाय कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये दो बड़ी खबरें थी जिसमें आयशा सुल्ताना को बेल नहीं मिली। हाँ, वो प्रोटेक्शन मिला है। तो बेल और प्रोटेक्शन में फ़र्क है, ये ध्यान रखिए। बेल कोर्ट ने ग्रांट नहीं की है, यानी कि कोर्ट अभी इस मामले में क्लियर नहीं है। उसने कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन में अगर सहयोग करती हैं तो आपको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इधर जो ये चिट्ठी लिखी गई है इसका क्या हश्र होगा, लेकिन योगी जी एक्शन में हैं और उनके एक्शन को तो सल्यूट करना ही चाहिए, क्योंकि देश में जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक देश हमारा पूर्ण रूप से शांति स्वरूप तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आज को ये पत्रकारों को लेकर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आर्टिकल 19(1) को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।